गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्पर्श इस पुस्तक की पहली कहानी बड़े भाई साहब ये पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारा भारत देश की जो फैमिलीज होती है एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, मिलजुल कर रहने वाले ये देश है हमारा। क्योंकि हम दूसरे देशों में देखते हैं तो वहां पर फैमिली को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना भारत में दिया जाता है। भारत में आज भी हम देखते हैं कि भाई भाई में बहुत प्यार होता है, एक दूसरे की वो केयर करते हैं। अगर कोई भी संकट या फिर मुसीबत अपने भाई पर, बहन पर या फिर फैमिली के किसी भी सदस्य पर आता है तो सारे लोग मिलजुल कर उस संकट का या फिर मुसीबत का सामना करते हैं। तो आज की हमारी ये जो कहानी है वह भी एक रिश्ते के बारे में है, बड़े भाई साहब, जिसमें लेखक और उनके बड़े भाई साहब की बहुत ही प्रेम भरी कहानी है। और इस कहानी की जो लेखक है, जो कि हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी है। तो पहले मैं आपको प्रेमचंद जी की जानकारी देती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ था। धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही वह करते थे। इनका नाम पहले वो धनपत राय ही बताते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर दिया। आजीवनी के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मतलब उनकी आजीवनी मतलब उनका घर चलाने के लिए जो खर्चे चलते हैं उसके लिए पैसों का इंतजाम के लिए उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में संपादन भी किया, मतलब संपादक भी वो बने थे। और एक किसी स्कूल में वो मास्टरी का काम, मतलब टीचर का अध्यापन का कार्य भी वो कर रहे थे। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी है। उनकी जो बहुत सारे कहानी संग्रह है उनके बारे में भी फिल्में बनी है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। मतलब इनके कहानी के जो प्रमुख कैरेक्टर्स थे या फिर इनकी कहानियां जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी चीजों का अभाव है या फिर किसी लोगों द्वारा उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है, उनके बारे में उन्होंने अपने कहानियां लिखी है। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन। गोदान और गबन ये बहुत ही हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास है। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो उनके बारे में आपको ये गोदान और गबन पढ़ने को मिलता है। प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, यह जो उनके प्रमुख उपन्यास है। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि घर के जो बड़े भाई साहब होते हैं उनके बारे में उनके छोटे जो भाई है या फिर बहन है क्या सोचते हैं कि ये बड़ा है तो ये हम पर हुक्म जताता है या फिर सारे अधिकार ये बड़े होने की वजह से उनको ही मिलता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। बड़े होने के साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है जिनका पालन उनको करना पड़ता है। अपने छोटे भाई का या फिर बहन का ख्याल रखना पड़ता है। और घर में सबसे बड़ा होने की वजह से माता पिता उनसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं या फिर उम्मीद रखते हैं। अगर मतलब हम देखते हैं कि बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो पहले जो बड़े हैं उनको ही कहा जाता है कि तुम बड़े हो, तुम्हें छोटे को समझ लेना चाहिए। या फिर झगड़े में जब किसी को शांत बैठने की जो नौबत आती है तो बड़ों को ही कहा जाता है कि तुम बड़े हो, तुम शांत बैठो।
तो इस प्रकार से यहाँ, लेकिन कुछ छोटे जो होते हैं वो ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वो बड़े हैं तो हमसे ज्यादा अधिकार उनको है, या फिर वो हमको डांटते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है। तो ये भी बात छोटे बच्चों को समझनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कहानी का जो छोटा बच्चा है वह भी इस तरह से समझता है कि उनके जो बड़े भाई साहब है शायद वो उनके ऊपर रौब जमाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है जो छोटे तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। यह आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेरे में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। मतलब इस कहानी में, पाठ प्रवेश में कहानी में क्या है वह बताया है कि इस कहानी की जो बड़े भाई साहब है उनकी दशा और जो छोटे भाई साहब है उनकी दशा के बारे में बताया है कि जो बड़े भाई साहब है उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है, और जो छोटे हैं, क्योंकि बड़े जो काम करते हैं वो आदर्श काम होना चाहिए, मतलब अच्छे कार्य होने चाहिए, या फिर हम छोटे भाइयों को या फिर छोटे बच्चों को आइडियल हो ऐसा काम करना चाहिए। ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे, दर्जे मतलब कक्षा, यहाँ पर लिखा है मैंने शब्द। दर्जे मतलब कक्षा। वो 5 साल से बड़े थे, लेकिन कक्षा में मतलब स्कूल में उनसे 3 साल ही आगे थे। शायद उनको स्कूल लेट एडमिशन दिया होगा, इसलिए वह कक्षा में 2 साल पीछे रह गए हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम मतलब शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। मतलब लेखक के जो बड़े भाई साहब है वह 5 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी इन दोनों को स्कूल में एक साथ डाला गया था, क्योंकि उस जमाने में, क्योंकि ये कहानी लिखे हुए बहुत समय बीत चुका है, तो उस जमाने में जैसे आज के पेरेंट्स बहुत ही अलर्ट होते हैं या फिर बहुत ही जागरूक है बच्चों के एडमिशन के मामले में कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तुरंत स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। बच्चे 8 साल के, 7 साल के, 9 साल के होते थे, फिर भी उनको स्कूल में नहीं डाला जाता था। तो लेखक के जो बड़े भाई साहब है उनके साथ ही ऐसा ही हुआ था। जब लेखक का एडमिशन लिया गया स्कूल में, तब इनके बड़े भाई साहब का भी एडमिशन लिया गया। लेकिन उनके जो बड़े भाई साहब है वह तालीम मतलब शिक्षा जैसे महत्व के जो मामला है उसमें जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। मतलब शिक्षा के बारे में उनको उतनी दिलचस्पी नहीं थी। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। मतलब वो स्कूल में फेल होते थे 1 साल का काम करने में, मतलब 1 साल में जितनी पढ़ाई होती थी वो करने में उनको 2 साल लग जाते थे, वो फेल हो जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। बुनियाद ही पुख्ता मतलब मजबूत, न हो तो मकान कैसे पायेदार मतलब टिकाऊ या फिर मजबूत। मतलब अगर घर के जो बड़े बेटे होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं, अगर वो ही पढ़ाई में अच्छे न हो तो छोटे क्या करते हैं, उनका ही आदर्श लेते हैं कि जिस प्रकार से उनका बड़ा भाई मस्ती करता है, मौज करता है, तो हम भी वही करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पढ़ाई करते हैं। दरअसल ये हम समाज में भी देखते हैं। हर एक परिवार में अगर बड़े भाई बहुत अच्छे से कुछ पढ़े लिखे हैं तो छोटे ही उनका आदर्श लेते हैं, उनको आइडियल मानते हैं अपने आंखों के सामने कि हाँ, हमारे बड़े भाई ने, बहन ने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, कितने अच्छे वो बन पाए, तो हमें भी उसी प्रकार का बनना है। तो बड़े भाई जो होते हैं या फिर जो बड़े बहन होते हैं, घर के जो बड़े बच्चे होते हैं, तो उनको भी बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना जो रिश्ता है वो निभाना चाहिए, क्योंकि छोटे उनका आदर्श लेते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे बड़े भाई बहन, तो छोटे उन्हीं वैसा ही सीखते हैं। अगर हम ऐसे ही बुरे काम करेंगे तो हमारे छोटे भाई जो है या फिर बहन है हमसे ही सीखते हैं, हमें ही आदर्श मानते हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह मतलब डांट डपट और निगरानी मतलब उनकी देखभाल करना,
का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। जन्मसिद्ध मतलब जो जन्म से मिला हुआ होता है। और मेरी शालीनता, शालीनता मतलब विनम्रता या फिर पोलाइटनेस उसको कहते हैं हम इंग्लिश में। शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म मतलब उनकी ऑर्डर या फिर आज्ञा को कानून समझूं। मतलब लेखक भी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। वो कहते हैं कि वो मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन उनको मुझे डांटने का जन्म सिद्ध अधिकार मिला था, या फिर सिर्फ डांटने का ही नहीं, देखभाल करने का भी। दरअसल छोटे भाई बहन जो होते हैं उनको यह लगता है कि जो बड़े हैं वो हम पर हुक्म जताते हैं, हमें डांटते रहते हैं, हमें हमेशा कुछ न कुछ सलाह देते हैं, लेकिन वह सब उनकी भलाई के लिए होता है। बड़े भाई के ऊपर या फिर बहन के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि छोटे भाई बहन उनकी पढ़ाई ले, या फिर वो किस प्रकार से गृह कार्य कर रहे हैं, या फिर अच्छे से बर्ताव करते हैं कि नहीं, वो सब देखभाल करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं, उसी प्रकार से आपके बड़े भाई बहन भी आपकी देखभाल करते हैं। तो लेखक भी उनकी आज्ञा को या फिर वो जो बताते सारी अच्छी बातें उनको मानने वाले थे, मतलब आज्ञाकारी थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब पढ़ाई में रुचि रखने वाला। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनके जो बड़े भाई साहब है वो किताबें भी पढ़ते थे, लेकिन जो हाशियों मतलब पृष्ठ के एक और छोड़ा गया खाली स्थान, जो कि हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं या फिर नोटबुक में भी देखते हैं, कुछ स्थान या फिर कुछ जगह खाली होती है, उसको हाशिया कहते हैं। तो वहां पर वो मतलब ड्राइंग में भी इंटरेस्ट रखते थे। चिड़ियों के, कुत्तों के या फिर बिल्लियों के चित्र निकालते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। मतलब इनको शेरो शायरी में भी दिलचस्पी थी, इसलिए किसी शेर को भी, वह शेर मतलब जो प्राणी है वह नहीं, जो शेरो शायरी वाला जो शेर होता है वह लिखा करते थे अपनी बुक में। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। शब्द रचना मतलब शब्द की बनावट, कभी कभी ऐसे शब्द वो लिख डालते जिसमें बहुत ही सुंदर अक्षरों में तो लिखा ही करते थे, लेकिन उसमें कुछ अर्थ नहीं होता था या फिर कुछ सामंजस्य मतलब मेल भी नहीं होता था, मतलब अर्थ रहित शब्द ऐसे ही वो लिखा करते थे। मसलन मतलब उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत मतलब लेख, आर्टिकल कहते हैं उसको। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। मतलब इस प्रकार के ये जो सारे शब्द है ये उन्होंने लिखे थे। क्योंकि वाक्य पूरा नहीं था इसलिए लेखक समझ नहीं पाए कि उनको क्या लिखना था। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा मतलब प्रयत्न किया या फिर कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। पहेली मतलब जो रहस्य भरी बात है या फिर जो सीक्रेट है, जो कि उनके बड़े भाई ने लिखा था। बहुत सारे शब्द लिखे थे, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, ऐसे बहुत सारे शब्द लिखे थे, लेकिन कुछ सेंटेंस नहीं लिखा था। इस वजह से वह बहुत ही मतलब बेचैन हुए थे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, लेकिन असफल रहा। मतलब लेखक समझ नहीं पाए कि यह शब्द लिखने के पीछे उनके बड़े भाई साहब का उद्देश्य क्या है, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे। जमात मतलब कक्षा। उनके जो बड़े भाई है वो 9वीं कक्षा में थे, इसलिए लेखक बहुत ही डर रहे थे कि उनसे कैसे पूछूं, क्योंकि वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे अपने भाई की। और मैं 5वीं कक्षा में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुहावरा है। इसका अर्थ है शक्ति से अधिक कहना। मतलब अपने हमसे जो बहुत बड़े होते हैं उनसे हम कुछ बातें करने में हिचकिचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेखक का भी हुआ। वह अपने भाई साहब से यह पूछना नहीं चाहते थे या फिर उनसे डर लग रहा था कि उनसे कैसे पूछा जाए कि इन शब्दों का मतलब क्या है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ मतलब बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि जो लेखक थे वो उतनी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते थे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकालकर मैदान में आ जाता और
कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज के तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। मतलब जब लेखक हॉस्टल में थे तो अपने जो रूम्स होते थे उसमें उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि उनको खेलने में दिलचस्पी थी। जैसे ही मौका मिलता, कोई देखता नहीं था, वो तुरंत ग्राउंड पर, मैदान मतलब ग्राउंड पर आ जाते थे और कंकरिया मतलब कंकड़ से वो खेलते थे, या फिर कागज जो होते थे उसकी वो तितलियां बनाते थे, और अगर उनके कोई दोस्त मिल जाते तो तुरंत वो बातें करने लग जाते थे। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। कहीं कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। मतलब हरदम खेला करते थे हमारे लेखक। क्या क्या खेल करते थे? चार दीवारी पर चढ़कर, मतलब जो वॉल होती है उस पर चढ़कर वह नीचे उतरते थे, उछल कूद करते थे, जंप लगाते थे। तो जो फाटक होता है गेट का, उस पर वह बैठकर फाटक को यहाँ से वहां मोटर कार का आनंद लेते थे। लेकिन जैसे ही भाई साहब आते तो वो बहुत ही डर जाते थे, क्योंकि आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप मतलब कठोर रूप, क्योंकि वो डांटते थे, देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूखना ये मुहावरा है, इसका मतलब है डर लगना। तो उनके जो बड़े भाई है वो उनको डांटते थे। दरअसल डांटने के पीछे उनका प्रेम था, उनका सामंजस्य था, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है बड़े भाइयों के ऊपर, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मतलब बड़े भाई साहब जब घर में आते थे या फिर कहीं पर भी अपने भाई से मिलते थे तो पहले पूछते कहाँ था, क्योंकि लेखक घर में रहने वाले नहीं थे, यहाँ वहां जाकर उछल कूद करने वाले थे। तो लेखक जवाब नहीं दे सकते थे, वो डरते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था, क्योंकि लेखक उनसे बहुत डरते थे, इसलिए यह बात नहीं निकल रही थी मुंह से कि मैं जरा बाहर गया था खेलने के लिए। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मतलब जो अपराध किया है कि घर वालों को न बताकर या फिर किसी को न बताकर बाहर घूमना या फिर खेलना, इसको वो अपराध मानते थे, और वह उनको स्वीकार मतलब उन्होंने मान्य किया था या फिर एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं बाहर गया था, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलते थे। भाई साहब के लिए उनके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। फिर भाई साहब के पास भी कोई इलाज नहीं था कि इलाज मतलब उपाय कहते हैं हम उसको, कि स्नेह मतलब प्यार, और रोष मतलब गुस्सा से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार मतलब सम्मान करे। मतलब कि क्या, उनके भाई साहब कुछ ऐसे बातें लेखक को सुना देते थे जिसमें प्रेम भी था और रोष मतलब गुस्सा भी था। प्रेम इसलिए था कि अपने छोटे भाई की उनको केयर थी, अपने छोटे भाई की उनको फिक्र थी कि भाई यहाँ वहां घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अपने प्यार से भी समझाते थे, और रोष मतलब गुस्सा भी अपने भाई पर करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी न आएगा। हर्फ मतलब अक्षर। मतलब वह अपने भाई को डांटते थे कि अगर तुम इस तरह से पढ़ाई करोगे कि खेल कर पढ़ाई, मतलब जब जी में आए सब समय खेलते ही रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो अंग्रेजी जो विषय है जो उनको बहुत कठिन लग रहा था, तो वह तुम कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकोगे और एक अक्षर भी तुमको नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हंसी खेल मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है अंग्रेजी पढ़ना, कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खेरा, ये एक मुहावरा है, ऐरा गैरा नत्थु खेरा, मतलब कोई साधारण व्यक्ति सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अगर मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने भाई को समझाते कि अंग्रेजी इंग्लिश भाषा बहुत डिफिकल्ट है, वो इजी नहीं है, आसान नहीं है। अगर आसान होती तो कोई भी साधारण व्यक्ति के लिए क्या शब्द यहाँ पर दिया है, ऐरा गैरा नत्थु खेरा, मतलब साधारण व्यक्ति, कोई भी आम आदमी इसको पढ़ ले सकता था। इतनी असाधारण भाषा अगर अंग्रेजी होती तो,
लेकिन अंग्रेजी इतनी साधारण या फिर सिंपल लैंग्वेज नहीं है। बच्चों, आपको वो लग सकती है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। आप मतलब जब 3 साल के थे या फिर 4 साल के थे, तभी से आप इंग्लिश भाषा में ही, इंग्लिश माध्यम में ही, मीडियम में ही आप सीख रहे हो, तो आपको इजी लग सकती है। लेकिन जो मराठी मीडियम में सीखते हैं या फिर उस समय में, आज के मराठी मीडियम के बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उस समय में अंग्रेजी भाषा पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। ABCD भी उन्होंने पढ़ा नहीं होता था, तो उनको पढ़ाई लेने वाले सिर्फ स्कूल में अध्यापक ही होते थे, तो अंग्रेजी भाषा उनके लिए बहुत ही कठिन लगती थी। तो इसलिए उनके भाई उनको समझाते हैं कि अंग्रेजी भाषा कोई आसान भाषा नहीं है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन फाड़े फोड़नी पड़ती है, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, मतलब ध्यान से पढ़ना होता है आपको, तभी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। और खून जलाना पड़ता है। खून जलाना ये मुहावरा है, मतलब कष्ट उठाना। अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें आंखें फोड़नी है, मतलब ध्यान से पढ़ना है, और खून जलाना मतलब बहुत ही कष्ट करना पड़ेगा, तभी तुम अंग्रेजी सीख पाओगे। मेरे ख्याल से सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, सारे विषय, मतलब मैथ्स हो या फिर साइंस हो, SST हो, सारे विषय पढ़ने के लिए भी इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तब कहीं यही विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। मतलब लेखक के बड़े भाई उनको डांटते थे और फिर बाद में प्यार से समझाते भी थे कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं उनको भी शुद्ध अंग्रेजी में लिखना या फिर बोलना नहीं आता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर ही सबक नहीं लेते। फिर वो कहते हैं कि तुम कितने घोगा मतलब मूर्ख हो कि मुझे देखकर ही सबक मतलब कुछ जानते नहीं हो कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो तुम मेरे ही सिचुएशन देखो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। वह कहते हैं कि अगर तुम मुझे ही देख लो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तब कहीं से मैं थोड़ा सा पढ़ पा रहा हूँ अंग्रेजी, तो तुम मुझे ही देखकर यह समझ लो कि अंग्रेजी भाषा कितनी मुश्किल है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मेले तमाशे मतलब खेल उत्सव, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। मतलब लेखक के भाई अब बड़े हो गए हैं, वो 9वीं कक्षा में है, तो वो कहते हैं कि कितने उत्सव होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी होता है, गणेश उत्सव होता है या फिर नवरात्रि के उत्सव होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हम मनाते हैं। लेकिन लेखक के जो बड़े भाई साहब है, अब बड़े होने की वजह से उनको सब समझ रहा है कि हमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं कहीं पर भी उत्सवों में, फेस्टिवल्स में कहीं पर भी मैं नहीं जाता हूँ। और बहुत ही आजू बाजू के जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत ही रोज क्रिकेट के मैच खेलते हैं, हॉकी के मैच खेलते हैं, मैं फिर भी उन मैचेस को देखने के लिए नहीं जाता हूँ या फिर खेलने के लिए भी नहीं जाता हूँ, तो तुम मुझसे कुछ सीख लो। ऐसा वो अपने छोटे भाई को प्यार से समझाते हैं, तो कभी कभी डांट कर भी समझाते हैं। मैं पास नहीं फटकता मतलब बिल्कुल नजदीक नहीं जाते हैं, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मतलब वो खुद के बारे में बताते हैं कि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल, दर्जे मतलब एक कक्षा में 2-2 साल बिताता है, मतलब ये फेल भी हो, इतनी पढ़ाई करता है फिर भी वो फेल होता है, एक कक्षा में 2-2 साल वो रहता है। और फिर वो देखते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो मेरी तरह, फिर तुम कैसे पास हो सकते हो इस अंग्रेजी विषय में। इंग्लिश विषय उनको बहुत ही कठिन लग रहा था। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। फिर वो अपने भाई से सवाल पूछते हैं कि एक स्टैंडर्ड में, एक कक्षा में 2 साल बिताता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मैं अंग्रेजी में पास नहीं होता हूँ, तुम तो फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हो, तो फिर एक कक्षा में तुम
यही सड़ते रहोगे मतलब 1 साल तुम बर्बाद करोगे, 1 साल क्या 4-4 साल या फिर पूरी जिंदगी एक ही कक्षा में तुम पढ़े रहोगे। तो अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपयों क्यों बर्बाद कर रहे हो। मतलब ये जो दोनों भाई थे वो हॉस्टल में थे और वो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसे ही एक ही कक्षा में तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है, तो तुम घर ही चले जाओ। वहां पर जो दादा दादी है उनकी जो पैसे है या फिर जो घर वालों के पैसे है, क्योंकि हॉस्टल के लिए तो खर्चा लगता है, वह पैसे तुम बर्बाद मत करो। वहां पर जाकर तुम खेलो, गली डंडा खेलो या फिर कुछ भी खेल खेलो, लेकिन जो दादा दादी की जो गाड़ी कमाई मतलब मेहनत की जो कमाई है, मेहनत के जो पैसे है, तुम बर्बाद मत करो। इस प्रकार से लेखक के भाई उनको समझाते भी थे और डांटते भी थे। जिस प्रकार से आपके घर में आपके भाई बहन आपको समझाते होंगे, उसी प्रकार से वह समझाते थे। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ मतलब डांट सुनकर वह बहुत ही आंसू बहाने लगते थे उनके। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। लताड़ मतलब जो डांट है या फिर तीखी बातें कौन सहे, उनके तुरंत ही आंसू निकल आते थे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण मतलब बहुत ही कुशल थे या फिर एक्सपर्ट थे। उपदेश मतलब किसी को समझाना या फिर किसी को अच्छी बातें सुनाना, इसमें बड़े भाई साहब बहुत ही अच्छे थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे श्रुति बाणे चलाते। श्रुति बाणे मतलब बहुत ही तीखी बातें, और लगती बातें मतलब चुभती हुई बातें, जो लेखक के मन को चुभती थी, उनको बहुत ही मन को बुरा लगता था। ऐसी बातें उनके भाई उनको कह देते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है दिल पर चोट पहुंचना। मतलब वो बहुत ही डांटते थे तो लेखक के दिल पर ही चोट पहुंचती थी और हिम्मत टूट जाती। हिम्मत टूटना ये भी मुहावरा है, मतलब साहस समाप्त होना। दरअसल ये सभी घरों का हाल है कि जो बड़े भाई होते हैं, ज्यादा उम्र में बड़े, 5-6 साल बड़े, तो छोटे बच्चों को, छोटे भाई या फिर बहन को डांटते हैं या फिर प्यार से समझाते हैं, लेकिन डांटते डांटते क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं। तो इस वजह से, गुस्सा होने की वजह से छोटे जो भाई हैं उनको बहुत ही बुरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से लेखक को भी लग रहा था। इस तरह जान तोड़कर मतलब शक्ति लगाकर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। मतलब जब उनके भाई पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत लगती है, वो जब सोचते थे तो ये खुद को असहाय पाते थे और ये सोचते थे कि मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है कि इतने पढ़ाई कर सकूं अपने भाई की तरह। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है मतलब वश के बाहर या फिर कैपेसिटी के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। हाथ डालना मतलब काम शुरू करना। वो कहते हैं कि मेरे कैपेसिटी में ही नहीं है इतनी पढ़ाई करना, क्योंकि वो मराठी मीडियम में पढ़े लिखे थे और उनको इंग्लिश विषय जो था पुराने समय में मराठी मीडियम में, या फिर आज भी, आज तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से है, लेकिन पुराने समय में 5वीं स्टैंडर्ड से इंग्लिश विषय की पढ़ाई, मतलब उस 5वीं कक्षा में ABCD सिखाते थे। आपको उतना मुश्किल नहीं लगता है इंग्लिश, क्योंकि आप 3 साल की या फिर 4 साल की उम्र में ही इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो इन बच्चों को बहुत ही ज्यादा उम्र में ABCD की शुरुआत होती थी, तब उनको बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे, पढ़ाई उनको बहुत ही मुश्किल लगती थी। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। मतलब पहले जब पढ़ाई शुरू ही नहीं करते थे लेखक, तब उनको लगता था कि नहीं, इतनी पढ़ाई कौन करेगा, ऐसे ही बैठे रहते थे। लेकिन जब बड़े भाई के समझाने पर वो शुरुआत करते थे पढ़ाई की, तब वह कहते कि हाँ, कुछ तो हो सकता है। मैं उनके जो निराशा के जो बादल है, मतलब कि जो निराशा थी उनके मन में, वो थोड़ी देर के पश्चात दूर हो जाती थी और ये सोचते थे कि हाँ, मैं थोड़ा सा तो पढ़ाई कर सकता हूँ।
चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। चटपट मतलब तुरंत यह एक टाइम टेबल बनाते थे। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए। मतलब बिना पहले से नक्शा बनाए, नक्शा मतलब सचमुच का नक्शा नहीं, लेकिन योजना या फिर प्लानिंग, टाइम टेबल बनाते थे या फिर कुछ प्लानिंग करते थे कि आज कौन से विषय की पढ़ाई करनी है या फिर कितने घंटे पढ़ाई करनी है। इस प्रकार से स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मद मतलब उस वस्तु, टाइम टेबल जो बनाते थे पहले पढ़ाई का, तो उसमें खेलने के लिए तो टाइम ही नहीं बच जाता था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, ये उनका टाइम टेबल था, उन्होंने पढ़ाई के लिए किया था। दरअसल आपको भी बच्चों टाइम टेबल बनाना चाहिए, या फिर आप बना भी सकते हो, या फिर बनाया होगा शायद आपने, क्योंकि आप अभी 10वीं कक्षा में गए हो। तो लेखक ने भी उस प्रकार का टाइम टेबल बनाया था। 6 से 8 तक अंग्रेजी, मतलब 2 घंटे, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब मतलब मैथ्स, और 9 से 9:30 तक इतिहास मतलब हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। मतलब जब सुबह जब उठते थे, फिर उनके जो प्रातःकाल के जो कार्य है, मतलब हाथ मुंह धोना, नाश्ता वगैरह, ये इनके लिए अलग समय। फिर ज्यादा समय वो अंग्रेजी के लिए 2 घंटे पढ़ाई करते थे। फिर 8 से 9 मैथ्स के, मतलब सबसे मुश्किल विषय उनको लगता था इंग्लिश, इसलिए 2 घंटे इंग्लिश को, 1 घंटा मैथ्स को और आधा घंटा हिस्ट्री को। और फिर भोजन, भोजन मतलब खाना, फिर उसके बाद स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। फिर वो स्कूल जाते थे तो 3:30 बजे वो आते थे, फिर आधा घंटा आराम भी करते थे। 4 से 5 तक भूगोल, फिर शाम के समय में 4 से 5 ज्योग्राफी पढ़ते थे। 5 से 6 तक ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है, 5 से 6, फिर से अंग्रेजी का ग्रामर 1 घंटे। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, मतलब यहाँ वहां टहलने के लिए या फिर ग्राउंड पर टहलने के लिए आधा घंटा। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। 9 से 10 तक हिंदी, मतलब हिंदी को वो रात को पढ़ते थे 9 से 10 तक। 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मतलब पूरा टाइम टेबल उन्होंने बनाया था, इसमें इतनी पढ़ाई वो करते थे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल करना मतलब लागू करना या फिर एक्शन में लाना। ये बहुत बार सभी के साथ होता है या फिर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, उसके अनुसार हम हमारे कार्य नहीं करते हैं। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब तिरस्कार, या फिर उसको वो अनफॉलो करते थे टाइम टेबल को। मैदान की वह सुखद हरियाली, सुखद मतलब बहुत मन को अच्छी लगने वाली जो हरियाली थी, जो ग्रास थी। हवा के हल्के हल्के झोंके, मतलब जहां पर वो घूमने टहलने जाते थे, उनका वहां का जो वातावरण था बहुत ही अच्छा था। हवा के झोंके थे सुंदर। फुटबॉल की वह उछल कूद, मतलब वहां पर बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए भी आते थे। कबड्डी की वह दाव घात, दाव घात मतलब जो कबड्डी खेलने की जो चालें होती है वह। वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती। मुझे अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसके बारे में ज्ञान न हो, और अनिवार्य रूप से, अनिवार्य मतलब कंपलसरी या फिर जिसको छोड़ा न जा सके, खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। मतलब लेखक टाइम टेबल तो बनाते थे कि इस प्रकार से मैं पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन पहले ही दिन जब वो ग्राउंड पर, मैदान पर खेलने जाते थे, तब वहां इतना अच्छा माहौल होता था, हरी हरी जो घास है वह, हवा के झोंके, और सारे बच्चे खेलने के लिए आते थे। कोई फुटबॉल खेलने के लिए आता था तो कोई कबड्डी खेलने के लिए आता था। तो यह देखकर वो बहुत ही, उनका मन वही लग जाता था, पढ़ाई को वो भूल ही जाते थे। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फाड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत, नसीहत मतलब सलाह, और फजीयत, फजीयत मतलब अपमान का अवसर मिल जाता। मतलब सारे बच्चे इकट्ठा होकर ये खेलते थे। तब जो टाइम टेबल बनाया है या फिर जो उनके पास पढ़ाई है या फिर उनके मास्टर जी ने जो होमवर्क दिया है वो सब भूल जाते थे, और फिर उनके भाई को उनको डांटने के लिए अवसर मिल जाता था। मैं उनके
साये से भागता, साये से मतलब उनके छाया से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयत्न करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर न हो। दबे पाव आना मतलब बहुत ही चुपके से वह आते थे, शायद वो न देखे, वो इतनी देर तक लेकर कहा थे। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। प्राण निकले मतलब बहुत भय लगा उनको कि अब भाई ने देख लिया है, अब भाई बहुत ही डांटेंगे। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। नंगी तलवार लटकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मौत का खतरा महसूस होना। मतलब कभी कभी इनके भाई इनकी पिटाई भी कर देते थे। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़किया, घुड़किया मतलब डांट सहना, खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। मतलब भाई का डर था, लेकिन फिर भी भाई से डरकर भी जब कहीं मौका मिलता था, जब कहीं समय मिलता था, चुपके से वह जाते थे और ग्राउंड पर खेलकर ही आते थे। डांट भी खाते थे और खेलते भी थे। सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना इम्तिहान मतलब वार्षिक परीक्षा, जो फाइनल एग्जाम होती है हमारी, उनकी वह एग्जाम हुई। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। मतलब देखो बिल्कुल उल्टा हो गया। जो भाई साहब डांटते थे या फिर खुद पढ़ाई करते थे बहुत, लेकिन वो फेल हो गए और लेखक पास हो गए। और दर्जे में प्रथम आया। दर्जे मतलब उनकी कक्षा में लेखक प्रथम आए थे। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। मतलब लेखक के जो भाई साहब पढ़ाई तो करते थे लेकिन उनको उतना याद नहीं रहता था, इसलिए लेखक के भाई साहब फेल हो जाते थे और लेखक पास हो जाकर एक एक क्लास करके उनकी क्लास में अब वो आने लगे थे। अभी सिर्फ उम्र में तो 5 साल का गैप था, लेकिन कक्षा में, क्लास में अभी सिर्फ 2 साल का गैप रह गया था। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथोलू। आड़े हाथोलू मतलब उनके साथ बहुत ही कठिन व्यवहार करो या फिर उनको बहुत डांटू कि देखो तुम मुझे कितना डांटते थे लेकिन मैं पास हो गया और आप फेल हो गए। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ है। घोर तपस्या मतलब इसका अर्थ हमें मेहनत लेना है यहाँ पर, कि आप इतनी मेहनत करते थे, हमें समझाते थे, अब इसका परिणाम तो क्या हो गया, आप तो फेल हो गए और मैं तो पास हो गया। देखो कई बार ऐसा होता है, जो क्लास के जो बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एंड परीक्षा के दिन में वो थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। परीक्षा से वो डरते हैं, पेपर लिखते समय, एग्जाम देते समय वो डरते हैं और डर की वजह से भूल जाते हैं या फिर कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उल्टा सीधा लिख डालते हैं डर की वजह से। तो शायद लेखक के भाई के साथ ही ऐसा ही हुआ होगा। तो अब ये सोचते हैं कि अब मैं उनको बहुत डांटने का मन कर रहा है लेकिन डांट नहीं सकता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं। मुझे देखिए, मुझे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। वो अपने भाई को बोलना चाहते थे कि ऐसे कैसे हुआ, तुमने, तुम्हारी मेहनत कहाँ गई, मैं तो देखो, मैं तो खेलता भी रहा, पढ़ाई भी की, इसलिए पास तो हुआ लेकिन कक्षा में पहला भी आया। लेकिन वो नहीं कह सकते थे क्योंकि बड़े भाई बहुत ही दुखी हुआ करते थे परीक्षा में फेल होने की वजह से। तो लेखक कहते हैं कि मेरा दिल नहीं था उनके जले पर नमक छिड़कना या फिर उनके जख्म पर नमक लगाना। मतलब कि क्या, वो पहले ही दुखी है और मैं उनको कहकर और दुखी करूं, ये उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और उनको ये बहुत ही लज्जास्पद, मतलब बहुत ही शर्मनाक लग रहा था। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। लेकिन जैसे ही लेखक पास हो गए तो उनको खुद के ऊपर वो गर्व महसूस करने लगे थे और उनका जो आत्मसम्मान है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वह भी उनका बढ़ गया था पास होने की वजह से। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। रोब मतलब जो प्रभाव है या फिर जो दबदबा है वह नहीं रहा, क्योंकि भाई साहब अब बहुत ही मतलब खुद को कम समझने लगे थे। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। शरीक मतलब वह खेल में अब शामिल होने लगे थे। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की, फजीयत मतलब अपमान, तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब अब लेखक का कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया है। वह कहते ही मैं तो अब खेलूंगा ही खेलूंगा, क्योंकि खेल कूद कर भी मैं अच्छे से मार्क्स लाता हूँ। लेकिन उनको डर था थोड़ा सा भाई का, लेकिन वो कहते हैं कि अगर भाई मुझे डांटेंगे
तो मैं उनको कह डालूंगा कि आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन आपने कौन सा तीर मार लिया है। तीर मारना मतलब ये मुहावरा है, मतलब कि सफलता हासिल की। कि वो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की, कुछ बच्चे बहुत ही पढ़ाई करते हैं, घंटों घंटों बिताते हैं, लेकिन एन परीक्षा के दिन वो बहुत डर जाते हैं, तो सब उल्टा हो जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी भी पढ़ाई क्यों ना करो, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करते समय आपका ध्यान बिल्कुल भी यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में ही होना चाहिए, तो वो ध्यान में रहता है, याद रहता है। तो लेखक के भाई के साथ ही ऐसा ही हुआ था। पढ़ाई तो वो बहुत करते थे, लेकिन शायद उनका मन उतना उस पढ़ाई में नहीं था, यहाँ वहां ध्यान होगा, इसलिए वो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे या फिर फेल होते थे। लेकिन लेखक तो थोड़ा सा पढ़ते थे, लेकिन ध्यान लगाकर दिमाग से वो पढ़ते थे, बहुत ही ध्यान उनका उस पढ़ाई में होता था, इसलिए वो अच्छे से मार्क्स लाते थे। बच्चों, इस कहानी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।